हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित बाली है। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है राज और सच। राज और सच यूट्यूब चैनल के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने वीरांगना रानी अब्बक्का के लाइफ पर एक वीडियो बनाया है। मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। अभी सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन ऐड कर देता हूं। अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। कहते हैं इतिहास में कुछ कहानियां स्याही से नहीं, आग से लिखी जाती हैं। यह बात है लगभग 1568 की। भारत का दक्षिण पश्चिमी तट उल्लाल का बंदरगाह में अचानक एक जलता हुआ तीर अंधेरे को चीरता हुआ आता है और एक जहाज के पाल से टकराता है। पाल तुरंत आग पकड़ लेता है। उसी रात के अंधेरे में छोटी तेज नावें विशाल पुर्तगाली जहाजों को घेर लेती हैं। उन नावों से अग्नि बाणों और नारियल के तेल में डूबे जलते हुए गोलों की बारिश हो रही है। एक तरफ थी 16वीं सदी की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति पुर्तगाली साम्राज्य, एक ऐसी ताकत जिसने गोवा पर कब्जा कर लिया था, और दूसरी तरफ वो उल्लाल के किले की प्राचीर पर खड़ी एक महिला की छाया। उसके बाल हवा में खुले हैं, एक हाथ में मशाल और दूसरे में नंगी तलवार है। उसके पीछे समुद्र में पुर्तगाली बेड़ा जल रहा है। कोई राजा नहीं, कोई बादशाह नहीं, बल्कि एक छोटी सी तटीय रियासत की रानी। एक ऐसी रानी जिसने यूरोप के सबसे क्रूर साम्राज्य को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 दशकों तक बार बार हराया। ये कहानी है रानी अब्बक्का छोटा की, वो नाम जिसे इतिहास की किताबों ने लगभग भुला दिया है। और ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे विश्वासघात की कहानी है जिसने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि रानी अब्बक्का का सबसे बड़ा दुश्मन पुर्तगाल का कोई एडमिरल नहीं, बल्कि उसका अपना पति था। यह है भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी की असली अनकही कहानी। रानी अब्बक्का की कहानी शुरू करने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें उनका जन्म हुआ था। यह 16वीं सदी की शुरुआत थी, एक ऐसा समय जब दुनिया हमेशा के लिए बदल रही थी। पश्चिम में यूरोप अन्वेषण के युग से गुजर रहा था और पुर्तगाल इस दौड़ में सबसे आगे था। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर उतरा, लेकिन उसका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था। जैसा कि हमें बताया जाता है, पुर्तगाली राजा का मिशन स्पष्ट था, ईसाई और मसाले। उनका लक्ष्य था सदियों से चले आ रहे अरब और भारतीय व्यापारियों के मसाला व्यापार के एकाधिकार को तोड़ना और उस पर कब्जा करना। अगले कुछ ही सालों में पुर्तगालियों ने वो किया जो उनसे पहले किसी यूरोपीय ताकत ने नहीं किया था। उन्होंने एशिया में एक समुद्री साम्राज्य की स्थापना की। 1505 में एस्टाडो द इंडिया यानी पुर्तगाली भारत की नींव रखी गई। 1510 में उन्होंने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। पुर्तगाल एक छोटा देश था जिसके पास बड़ी जमीनी सेना या विशाल संसाधन नहीं थे। इसलिए अपने इस विशाल व्यापारिक साम्राज्य को बनाए रखने के लिए उन्होंने जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र पर आतंक का राज कायम किया। यह आतंक 2 हथियारों पर आधारित था। पहला आर्थिक, दूसरा धार्मिक। पुर्तगालियों का पहला और सबसे प्रभावी हथियार था कारताज सिस्टम। यह पुर्तगाली भाषा के कारतास यानी पत्र से आया था। यह हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए एक अनिवार्य लाइसेंस था जिसे 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने लागू किया। नियम सीधा था, अगर आप एक भारतीय, अरब या गुजराती व्यापारी हैं तो आपको पुर्तगालियों के किले में जाकर उन्हें भारी टैक्स देकर यह कारताज खरीदना होगा। अगर आप हिंद महासागर में बिना इस कारताज के पकड़े गए तो पुर्तगाली बेड़े को आपका जहाज डुबोने, आपका सारा माल जब्त करने और आपके नाविकों को मारने या बंदी बनाने का पूरा अधिकार था। यह सिर्फ एक टैक्स नहीं था, यह आर्थिक युद्ध था। पुर्तगाली जानबूझकर भारतीय व्यापारियों को उनकी मांग से बहुत कम कारताज देते थे, अक्सर आधे से भी कम। इसका असली मकसद था सदियों पुराने समृद्ध भारतीय अरब व्यापार मार्ग को पूरी तरह से नष्ट करना और सारा मुनाफा लिस्बन भेजना। पुर्तगालियों का आतंक इतना था कि उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में मालाबार तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ आवाज उठाए। बहुत से पुर्तगाली किताबों के इतिहास में लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर को भी मक्का जाने वाले हज यात्रियों के जहाजों के लिए पुर्तगालियों से कारताज खरीदना पड़ता था। वहीं मुगल किताबों में लिखा है कि अकबर ने हज की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कई जहाजों को मुफ्त यात्रा के लिए तैनात किया और यात्रियों को सब्सिडी भी दी, लेकिन खुद बादशाह अकबर कभी हज नहीं गए। हिंद महासागर, जो सदियों से मुक्त व्यापार क्षेत्र था, अब पुर्तगालियों का निजी तालाब बन गया था। अगर कारताज आर्थिक आतंक था तो पुर्तगालियों का दूसरा हथियार धार्मिक आतंक था। 1560 में
गोवा में इंक्विजिशन की स्थापना की गई। यह पुर्तगाली इंक्विजिशन का ही एक विस्तार था जिसे भारत में लागू किया गया। इसका आधिकारिक लक्ष्य था नए ईसाइयों यानी जिन हिंदुओं, यहूदियों और मुसलमानों ने धर्म बदला था को उनके पूर्व धर्मों का गुप्त रूप से पालन करने के लिए दंडित करना। लेकिन असलियत में यह सांस्कृतिक सफाई का एक अभियान था। गोवा इंक्विजिशन ने क्रूर कानून लागू किए। स्थानीय भाषाएं जैसे कोंकणी और संस्कृत को दबा दिया गया और उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इन विधर्मी भाषाओं में लिखी गईं हजारों किताबें और पांडुलिपियां जला दी गईं। हिंदुओं को किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया। केवल एक ईसाई ही सरकारी पद धारण कर सकता था। हिंदू मंदिरों को नष्ट करने और उनकी संपत्ति को चर्च को हस्तांतरित करने के आदेश 1541 से ही दिए जा रहे थे। और सबसे क्रूर कानून 1567 के चर्च काउंसिल के आदेश के अनुसार अगर किसी हिंदू पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके अनाथ बच्चों को जबरन जेसुइट्स को सौंप दिया जाएगा ताकि उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा सके। ये थी वो दुनिया, आर्थिक लूट और धार्मिक क्रूरता का एक जानलेवा कॉकटेल। और इसी दुनिया के ठीक बगल में गोवा से कुछ ही दूर दक्षिण में एक छोटी सी रियासत थी, उल्लाल, जहां एक तूफान पल रहा था। इस समय दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ताकत था विजयनगर साम्राज्य। उल्लाल समेत तट की सभी छोटी रियासतें विजयनगर साम्राज्य की सामंत थीं। जब तक विजयनगर का महान साम्राज्य मजबूत था, पुर्तगालियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे गोवा के दक्षिण में ज्यादा अंदर तक आ सकें। लेकिन 23 जनवरी 1565 को सब कुछ बदल गया। तालीकोटा की लड़ाई में दक्कन की सल्तनतों बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर के गठबंधन ने विजयनगर की विशाल सेना को कुचल दिया। विजयनगर के शासक राम राय की युद्ध के मैदान में ही हत्या कर दी गई। दक्षिण भारत की सबसे महान हिंदू शक्ति का पतन हो गया। इस पतन ने एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का शून्य पैदा कर दिया। विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया, जैसे मैसूर, केलाड़ी और मदुरई के नायक। रानी अब्बक्का जैसी छोटी रियासतों के लिए यह एक दोधारी तलवार थी। एक तरफ वे अब पूरी तरह से आजाद थीं, दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा रक्षक विजयनगर साम्राज्य अब खत्म हो चुका था। पुर्तगालियों के हौसले बुलंद हो गए। उन्हें रोकने वाली आखिरी दीवार गिर चुकी थी। अब उनके और उल्लाल के बीच कोई नहीं था। उल्लाल और उसकी मुख्य राजधानी मूडबिद्री पर छोटा राजवंश का शासन था। वे गुजरात से आए दिगंबर जैन थे जो 12वीं सदी से तुलुनाडु के इस उपजाऊ इलाके पर राज कर रहे थे। लगभग 1525 में इसी राजवंश में अब्बक्का का जन्म हुआ। लेकिन छोटा राजवंश में कुछ ऐसा खास था जो उन्हें बाकी भारत से अलग करता था। एक ऐसी परंपरा जिसने अब्बक्का को इतिहास की आम राजकुमारियों की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा शासक बनने के लिए तैयार किया। यह व्यवस्था थी आलिया संतन। यह एक मातृवंशीय उत्तराधिकार प्रणाली थी। तुल्लु भाषा में आलिया का अर्थ है भांजा या भांजी और संतन का अर्थ है वंश या उत्तराधिकार। पूरे भारत के विपरीत तुलुनाडु के कई समुदायों में सत्ता और संपत्ति पिता से पुत्र को नहीं बल्कि माँ से बेटी को और शासक यानी मामा से उसकी बहन के बेटे को मिलती थी। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये एक सामाजिक राजनीतिक जरूरत थी। तुलुनाडु एक मार्शल यानी योद्धा समुदाय था जहां पुरुष अक्सर युद्धों में व्यस्त रहते थे। इसीलिए परिवार और संपत्ति को संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं पर थी, जिन्हें यजमानती यानी घर की महिला मुखिया कहा जाता था। इस व्यवस्था ने महिलाओं को वास्तविक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति दी। इस प्रणाली में पुरुषों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मामा, जिसे गुड़िकरे या यजमान कहा जाता था, परिवार का मुखिया होता था और अपनी बहन की ओर से संपत्ति और परिवार का प्रबंधन करता था। और अब्बक्का इसी शक्तिशाली व्यवस्था की पैदाइश थी। अब्बक्का के मामा छोटा शासक तिरुमल राय एक दूरदर्शी नेता थे। आलिया संतन प्रणाली के तहत उनका उत्तराधिकारी उनकी बहन का बेटा होता, लेकिन राजा तिरुमल राय तृतीय का कोई भांजा नहीं था। उनकी वारिस थी उनकी भांजी अब्बक्का। तिरुमल राय ने अब्बक्का को एक आम राजकुमारी की तरह पर्दे में नहीं बल्कि एक भावी शासक और सेनापति की तरह पाला। यह उनकी संस्कृति आलिया संतन की मांग थी, जो महिलाओं को शासन, प्रशासन और युद्ध कला में प्रशिक्षित करती थी। अब्बक्का ने वह हर हुनर सीखा जो एक राजा के लिए जरूरी था। तलवारबाजी, वह तलवार चलाने में निपुण हो गई। तीरंदाजी, वह एक कुशल तीरंदाज बनी। घुड़सवारी, उन्होंने घुड़सवारी और युद्ध में घुड़सवार सेना का नेतृत्व करना सीखा। कूटनीति और सैन्य रणनीति, उनके मामा ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से शासन कला और युद्ध नीति की बारीकियां सिखाईं। जब अब्बक्का बड़ी हुई तब तक वो एक निपुण योद्धा और एक चतुर रणनीतिकार बन चुकी थीं। उन्हें पता था कि उनका असली दुश्मन कौन था। 1530 में जब अब्बक्का शायद बच्ची ही थीं, पुर्तगालियों ने पास के मंगलौर बंदरगाह पर अपना पहला हमला किया और उसे तबाह कर दिया था। यह घटना अब्बक्का के दिमाग में बैठ गई थी। तिरुमल राय और अब्बक्का
दोनों जानते थे कि एक दिन वे उल्लाल के लिए भी आएंगे। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। अब्बक्का छोटा राजवंश की थी जो दिगंबर जैन धर्म को मानते थे, एक धर्म जो अहिंसा को सबसे ऊपर रखता है। लेकिन 16वीं सदी का जैन धर्म विशेषकर शासक वर्ग के लिए आत्मरक्षा और राज्य रक्षा को कर्तव्य मानता था। अब्बक्का का शासन धर्म और कर्तव्य का एक अनूठा मिश्रण था। हालांकि उनका वंश जैन था, लेकिन उनका परिवार और उनकी प्रजा पास के सोमेश्वर मंदिर के हिंदू देवता भगवान सोमनाथेश्वर की पूजा करती थी। अब्बक्का ने इस मिली जुली विरासत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने एक ऐसी सेना और प्रशासन का निर्माण किया जहां धर्म कोई दीवार नहीं थी। यह 16वीं सदी के भारत के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी, खासकर तब जब उनके दुश्मन पुर्तगाली धर्म के नाम पर ही जुल्म ढा रहे थे। उनकी सेना और नौसेना में हर जाति और धर्म के लोग शामिल थे। बंट, तुल्लु नाडु के जमींदार योद्धा जो जमीन पर लड़ने में माहिर थे। बिल्लिव, जो अपनी निपुण तीरंदाजी के लिए जाने जाते थे। मोगेवीरा, उनकी नौसेना की रीढ़। ये निडर मछुआरे समुदाय के लोग थे जो समुद्र की लहरों, उथले पानी और तटीय खाड़ियों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। ब्यारी, और उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति बिहारी मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो सदियों से अरब व्यापारियों के वंशज माने जाते थे। वे बेहतरीन नाविक और अंतरराष्ट्रीय व्यापारी थे। अब्बक्का की प्रतिभा यह समझने में थी कि पुर्तगालियों को कैसे हराया जाए। पुर्तगाली समुद्र के रास्ते आए थे, इसलिए अब्बक्का ने समुद्र के राजाओं मोगेवीरा और ब्यारी को अपनी ढाल बना लिया। यह एक ऐसा गठबंधन था जिसने धर्म की दीवारों को तोड़ दिया था। यह सिर्फ सहिष्णुता नहीं थी, यह एक शानदार सैन्य रणनीति थी। मोगेवीरा मछुआरों ने उन्हें गुरिल्ला नौसैनिक युद्ध की शक्ति दी और ब्यारी मुसलमानों ने उन्हें अरब और जमोरिन के साथ व्यापारिक और सैन्य गठजोड़ दिया, जिससे वे पुर्तगाली कारताज सिस्टम को सीधी चुनौती दे सकें। 1544 में अपने मामा तिरुमल राय की मृत्यु के बाद अब्बक्का छोटा औपचारिक रूप से उल्लाल की रानी बनी। कुछ स्रोत उनका शासन 1525 से 1670 बताते हैं, जो दर्शाता है कि शायद वे अपने मामा के जीवन काल में ही सह शासक बन गई थीं। रानी बनते ही तिरुमल राय ने उनके लिए एक रणनीतिक विवाह की व्यवस्था की। यह एक ऐसा कदम था जो उल्लाल को बचाने के लिए उठाया गया था, लेकिन यही कदम अंत में उल्लाल की तबाही का कारण बना। अब्बक्का का विवाह मंगलौर के पड़ोसी बंगा रियासत के राजा लक्ष्मप्पा अरसा बंगा से तय किया गया। कागज पर यह एक शानदार गठबंधन था। छोटा और बंगा दोनों तुल्लु नाडु की ताकतें मिलकर पुर्तगालियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर सकते थे। पुर्तगाली भी शुरू में इस गठबंधन से चिंतित हो गए थे, लेकिन यह शादी टिक नहीं पाई। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि यह अल्पकालिक थी। कुछ ही समय बाद रानी अब्बक्का अपने पति को और मंगलौर के दरबार को छोड़कर वापस उल्लाल लौट आईं। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने अपने पति द्वारा दिए गए सारे शाही गहने भी वापस कर दिए, जो विवाह तोड़ने का प्रतीक था। इतिहासकार इस अलगाव के दो मुख्य कारण बताते हैं। पहला, व्यक्तिगत और राजनीतिक मतभेद। लक्ष्मप्पा अरसा एक कमजोर और शायद पुर्तगाली समर्थक शासक था। वह पुर्तगालियों की ताकत से डरता था। वहीं अब्बक्का अपनी मातृभूमि की संप्रभुता को लेकर किसी भी समझौते के सख्त खिलाफ थीं। दोनों की विचारधारा मेल नहीं खाती थी। दूसरा, सांस्कृतिक कारण। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह अलगाव नहीं था, बल्कि आलिया संतन परंपरा का पालन था। इस परंपरा में यह आम था कि महिलाएं अपने बच्चों को पालने के लिए अपने मायके में ही रहती थीं। कारण जो भी रहा हो, परिणाम एक ही था। राजा लक्ष्मप्पा अरसा ने इसे अपना घोर अपमान माना। अब्बक्का, जो अब उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी रानी थी, उनके खिलाफ उसके दिल में बदले की आग जलने लगी। वह मौके की तलाश में था और पुर्तगालियों ने उसे वह मौका दे दिया। उल्लाल वापस आकर रानी अब्बक्का ने अपना पूरा ध्यान शासन पर लगा दिया। उन्होंने उल्लाल को मसालों, चावल और इलायची के व्यापार का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्र बना दिया। उनका राज्य अमीर हो रहा था और यही बात गोवा में बैठे पुर्तगाली वायसरॉय को चुभ रही थी। उल्लाल की समृद्धि सीधे तौर पर पुर्तगाली कारताज सिस्टम को चुनौती दे रही थी। पुर्तगालियों ने रानी अब्बक्का को संदेश भेजा, या तो हमारे कारताज सिस्टम को मानो और हमें भारी कप्पा यानी श्रद्धांजलि दो, या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। रानी अब्बक्का का जवाब स्पष्ट और दो टूक का था। सिर्फ नहीं, उन्होंने न केवल टैक्स देने से इनकार किया, बल्कि पुर्तगाली एकाधिकार को सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने अपने जहाजों को पुर्तगाली नाकाबंदी के पार सीधे अरब और फारस भेजना जारी रखा, और इसमें उनकी मदद की एक और बड़ी ताकत ने कालीकट के राजा जमोरिन ने। जमोरिन खुद पुर्तगालियों के कड़वे दुश्मन थे। अब्बक्का और जमोरिन का यह गठबंधन भारत के इतिहास में सबसे शुरुआती उपनिवेशवाद विरोधी गठबंधनों में से एक था।
पुर्तगालियों ने इस गठबंधन को अवैध घोषित कर दिया। उनके लिए यह बगावत थी। एक छोटी सी रियासत की रानी की यह जुर्रत उनके एस्टाडो द इंडिया के वजूद पर हमला थी। उन्होंने फैसला किया उल्लाल को सबक सिखाया जाएगा। 1555 में गोवा से पुर्तगाली वायसरॉय ने उल्लाल को कुचलने के लिए अपने एक सबसे काबिल कमांडर एडमिरल डोम अल्वारेस द सिल्वेरा को भेजा। सिल्वेरा को अपनी जीत पर कोई शक नहीं था। उसके पास तोपों से लैस 21 जहाजों का बेड़ा था और अब्बक्का के पास कुछ छोटी नावें और मछुआरे। पुर्तगाली बेड़ा उल्लाल के तट पर पहुंचा। उन्होंने सोचा कि रानी आत्मसमर्पण कर देंगी, लेकिन अब्बक्का ने किले के फाटे नहीं खोले। इसके बजाय उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और युद्ध का शंखनाद कर दिया। जो हुआ उसके लिए सिल्वेरा तैयार नहीं था। रानी अब्बक्का जानती थीं कि वे खुले समुद्र में पुर्तगालियों के विशाल जहाजों और उनकी तोपों का सामना नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने उस रणनीति का इस्तेमाल किया जिसे आज हम गुरिल्ला नौसैनिक युद्ध कहते हैं। उन्होंने दिन के उजाले में सीधी टक्कर लेने के बजाय रात के अंधेरे का इंतजार किया। स्थानीय लोक कथाएं इस लड़ाई का अद्भुत वर्णन करती हैं। अब्बक्का के मोगे वीरा सैनिक रात के अंधेरे में अपने शरीर पर चारकोल पोतकर, ताकि वे अदृश्य रहें, अपनी छोटी तेज नावों में निकले। ये नावें इतनी छोटी और हल्की थीं कि वे पुर्तगाली जहाजों की निगरानी में आए बिना लहरों के बीच से फिसलती हुई विशाल जहाजों तक पहुंच गईं। वे जहाजों के ठीक नीचे पहुंच गए, उस ब्लाइंड स्पॉट में जहां जहाज पर लगी बड़ी तोपें उन पर निशाना नहीं लगा सकती थीं। और फिर उन्होंने अग्निबाण चलाए। ये कोई आम तीर नहीं थे, ये नारियल के सूखे छिलकों से बने थे जिन्हें तेल में डुबोया गया था। इन्हें सुदी भी कहा जाता था। अब्बक्का के सैनिकों ने इन जलती हुई मिसाइलों और नारियल तेल बमों से पुर्तगाली जहाजों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते एडमिरल सिल्वेरा का शक्तिशाली बेड़ा आग का गोला बन गया। पुर्तगाली जहाजों के पाल जलकर खाक हो गए। पुर्तगाली सैनिक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। रानी अब्बक्का ने दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति को सिर्फ अपनी बुद्धि और अपने लोगों के साहस के दम पर हरा दिया था। एडमिरल सिल्वेरा को अपनी बची कुची सेना के साथ वापस गोवा भागना पड़ा। यह पुर्तगाली साम्राज्य के लिए एक बड़ा अपमान था। 1556 में एक अस्थायी शांति समझौता हुआ, लेकिन पुर्तगाली इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वे अब्बक्का की इस जीत से इतने बौखला गए कि 1557-58 में उन्होंने अपना गुस्सा उल्लाल के बजाय फिर से मंगलौर पर निकाला। उन्होंने मंगलौर शहर को लूटा, एक मंदिर में तोड़फोड़ की, जहाजों को जलाया और अनगिनत निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का कत्ल कर दिया। यह रानी अब्बक्का के लिए एक संदेश था, हम वापस आएंगे। अगले 10 साल तक एक असहज शांति बनी रही। रानी अब्बक्का अपने राज्य को फिर से मजबूत करने में लगी रही। लेकिन 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर के पतन ने पुर्तगालियों को वह मौका दे दिया जिसका वे इंतजार कर रहे थे। रानी अब्बक्का अब अकेली पड़ गई थी। 1557 में पुर्तगाली सेना ने फिर से उल्लाल पर हमला किया, लेकिन रानी ने उसे फिर से खदेड़ दिया। अब पुर्तगाली वायसरॉय एंटोनियो नोरोन्हा ने तय किया कि वह इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल फेंकेगा। 1568 में उसने एक विशाल सेना, हजारों सैनिक और एक बड़ा बेड़ा अपने सबसे क्रूर जनरलों में से एक जोआओ पिक्सोटो के नेतृत्व में उल्लाल भेजा। लेकिन पिक्सोटो अकेला नहीं था, उसके साथ थी मंगलौर की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था रानी अब्बक्का का अलग हो चुका पति राजा लक्ष्मप्पा अरसाबंगा। पुर्तगालियों ने लक्ष्मप्पा को घेर लिया था। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर उसने अब्बक्का का साथ दिया तो वे मंगलौर को जला देंगे। साथ ही उन्होंने उसके भतीजे कामराय को भड़काया कि वह अपने चाचा को गद्दी से हटाकर खुद राजा बन जाए। कमजोर लक्ष्मप्पा अरसा टूट गया। अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी और अपनी जमीन को धोखा देने का फैसला किया। उसने पुर्तगालियों के साथ संधि कर ली और अपनी सेना को उल्लाल पर हमले के लिए भेज दिया। यह सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं था, यह अब्बक्का की पीठ में छुरा था। इस दोहरे हमले के लिए उल्लाल तैयार नहीं था। पुर्तगाली सेना, जिसे अब उल्लाल के गुप्त रास्तों की जानकारी थी, शहर में घुसने में कामयाब हो गई। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया और रानी के शाही दरबार में घुस गए। हर तरफ खून खराबा और लूटपाट मची थी। ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन रानी अब्बक्का, अभय रानी, अभी जिंदा थी। सोचिए, एक जैन रानी अपने हिंदू और मुसलमान सैनिकों के साथ एक मस्जिद में शरण ले रही है। यह अब्बक्का के शासन का प्रतीक था। उनके लिए यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह उनका अपना घर था, उनके अपने लोगों का घर। जबकि पुर्तगाली गोवा में मंदिर और मस्जिदें तोड़ रहे थे, अब्बक्का की सेना में मुसलमान सिपाही एक जैन रानी की रक्षा कर रहे थे। उधर किले में जनरल पिक्सोटो और उसके सैनिक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें लगने लगा रानी या तो मारी गई हैं या हमेशा के लिए भाग गई हैं। पुर्तगाली सैनिक शराब के नशे में डूबे हुए नाच रहे थे। उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रात अब भी बाकी थी। उसी रात
अब्बक्का ने अपने 200 सबसे वफादार सैनिकों को इकट्ठा किया। वे सब जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका है। हार का मतलब था मौत या उससे भी बदतर गोवा इंक्विजिशन। रानी अब्बक्का ने अपनी सेना का नेतृत्व खुद किया। वे भूखे शेरों की तरह नशे में धुत पुर्तगाली सेना पर टूट पड़े। जो जश्न मना रहे थे वे अब अपनी जान की भीख मांग रहे थे। पुर्तगाली सेना में भगदड़ मच गई। रानी अब्बक्का ने सीधे पुर्तगाली कमांडर जनरल जोआओ पिक्सोटो को चुनौती दी और उस रात उल्लाल की गलियों में रानी ने पुर्तगाली जनरल को मार गिराया। सुबह होने तक जनरल पिक्सोटो मर चुका था। 70 पुर्तगाली सैनिक बंदी बना लिए गए थे और बाकी का बेड़ा शर्मिंदा होकर वापस लौट रहा था। अब्बक्का ने न सिर्फ अपना राज्य वापस जीत लिया था बल्कि उन्होंने पुर्तगालियों के एक जनरल को भी मार डाला था। लेकिन रानी अब्बक्का यही नहीं रुकी। वे जानती थीं कि दुश्मन को पूरी तरह कुचलना जरूरी है। इस जीत से उत्साहित होकर उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और सीधा दुश्मन के दिल पर हमला कर दिया। मंगलौर का पुर्तगाली किला 1568 में उल्लाल की जीत के तुरंत बाद अब्बक्का की सेना, जिसमें उनके 500 मुस्लिम समर्थक शामिल थे, उसने मंगलौर के किले पर हमला किया। कुछ स्रोतों के अनुसार इस हमले में 6000 मुस्लिम सैनिकों ने उनकी मदद की। लड़ाई भयंकर थी और अब्बक्का की सेना ने किले के कमांडर पुर्तगाली एडमिरल मस्कारेनहास को मार डाला। पुर्तगाली सेना को मंगलौर का किला खाली करके भागना पड़ा। यह रानी अब्बक्का के जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। एक अकेली रानी ने कुछ ही दिनों में एक पुर्तगाली जनरल और एक पुर्तगाली एडमिरल को मार डाला था और अपने राज्य के साथ साथ मंगलौर को भी आजाद करा लिया था। उनकी ख्याति पूरे हिंद महासागर में फैल गई। इससे पुर्तगाली पूरी तरह से हिल गए थे। रानी अब्बक्का अब सिर्फ उल्लाल की रानी नहीं थी, वह पुर्तगाली शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक जिंदा प्रतीक बन गई थी। 1519 में पुर्तगालियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वे जानते थे कि अगर अब्बक्का को नहीं रोका गया तो उनका पूरा एस्टाडो द इंडिया खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने न केवल मंगलौर के किले पर फिर से कब्जा कर लिया बल्कि उत्तर में कुंदापुर के बंदरगाह को भी जीत लिया। फिर 1570 में रानी अब्बक्का ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने अपने पारंपरिक दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने दक्षिण में कालीकट के जमोरिन और उत्तर में बीजापुर के सुल्तान के साथ एक विशाल महागठबंधन बनाया। यह एक असाधारण कूटनीतिक जीत थी। एक जैन रानी, एक हिंदू राजा और एक मुस्लिम सुल्तान, सभी एक विदेशी दुश्मन के खिलाफ एकजुट हुए। यह गठबंधन कामयाब रहा। जमोरिन के महान नौसेनापति कुट्टी पोकर मरकर ने अब्बक्का की तरफ से लड़ते हुए मंगलौर के किले को एक बार फिर तबाह कर दिया। लेकिन पुर्तगालियों की किस्मत अच्छी थी या शायद उनकी जासूसी बेहतर थी। जब जनरल मरकर वापस कालीकट लौट रहे थे, पुर्तगालियों ने उन्हें घात लगाकर पकड़ लिया और मार डाला। यह अब्बक्का के गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब गठबंधन टूट रहा था। जमोरिन का सबसे बड़ा जनरल मारा जा चुका था। अब्बक्का की ताकत कमजोर पड़ रही थी और अब पुर्तगालियों ने अपना आखिरी और सबसे घिनौना दांव खेला। वे एक बार फिर अब्बक्का के पति लक्ष्मप्पा अरसा के पास गए। इस बार उन्होंने उसे पैसे और मंगलौर की गद्दी का लालच दिया और इस बार लक्ष्मप्पा ने सिर्फ अपनी सेना नहीं दी, उसने रानी अब्बक्का के सारे राज, उनकी युद्ध रणनीतियां, उनकी गुरिल्ला रणनीति, उनके छिपने के ठिकाने, वह सब कुछ जो वह एक पति के तौर पर जानता था, पुर्तगालियों को बेच दिया। लोक कथाएं कहती हैं कि पुर्तगालियों ने भोर के समय हमला किया जब रानी मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। वे पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। इस जानकारी के साथ पुर्तगाली सेना रानी पर हावी हो गई। कुछ स्रोत कहते हैं, कुछ 1581 की एक बड़ी लड़ाई का जिक्र करते हैं जिसमें 3000 पुर्तगाली सैनिकों ने हमला किया। रानी अब्बक्का ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। वे बुरी तरह घायल हो गईं और अंततः अपने ही पति के धोखे के कारण पकड़ी गईं। पुर्तगालियों ने अभय रानी को जंजीरों में जकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने रानी के शरीर को तो कैद कर लिया था, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। अब्बक्का एक रानी थी। उन्होंने कैद में चुपचाप मरना स्वीकार नहीं किया। जंजीरों में जकड़े हुए भी उस वीरांगना ने जेल के अंदर ही विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। वे एक सैनिक की तरह लड़ी और अंत तक लड़ते लड़ते ही उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, कभी नहीं। लोक कथाओं में एक और कहानी है। कहते हैं कि जब उन्हें बंदी बनाया गया तब भी उन्होंने अपने बालों में छिपा एक खंजर निकाला और अपने पकड़ने वालों पर हमला कर दिया। अपनी आखिरी सांस तक आजादी के लिए लड़ते हुए रानी अब्बक्का की मृत्यु के साथ उल्लाल का प्रतिरोध टूट गया। पुर्तगालियों ने आखिरकार भारत के पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। यहाँ एक इतिहासकार के तौर पर यह बताना जरूरी है कि कुछ शोध, खासकर पुर्तगाली दस्तावेजों और यात्रा वृतांतों के आधार पर यह मानते हैं कि रानी अब्बक्का कोई एक महिला नहीं थी। इस सिद्धांत के अनुसार
1530 से 1599 के बीच छोटा वंश में 3 अब्बक्का हुई, एक मां और उनकी 2 बेटियां, जिन्होंने पुर्तगालियों से लड़ाई जारी रखी। कहा जाता है कि दूसरी बेटी, जिसे हम अब्बक्का महादेवी कहते हैं, सबसे वीर थी। 17वीं सदी में इटली के यात्री पिएत्रो डेला वेले ने भी 1623 में एक रानी अब्बक्का से मिलने का जिक्र किया है, जो शायद इस वंश की तीसरी या चौथी रानी हो। यह संभव है कि तुलुनाडु की लोक कथाओं ने इन तीनों रानियों की वीरता को मिलाकर एक अब्बक्का महादेवी की अमर गाथा में बदल दिया हो। लेकिन यह विवाद इस तथ्य को नहीं बदलता कि उल्लाल के छोटा राजवंश ने, चाहे वो एक रानी हो या 3, लगभग 70 वर्षों तक दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति को रोके रखा। रानी अब्बक्का की कहानी एक त्रासदी में समाप्त हुई। उन्हें धोखा मिला और वे मारी गईं। तो फिर हम उन्हें आज क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जहां इतिहास की किताबें खत्म होती हैं, वहां लोक कथाएं शुरू होती हैं। इतिहास को विजेताओं ने लिखा, दिल्ली और लिस्बन में बैठे पुरुषों ने लिखा, और उनके इतिहास में अब्बक्का जैसी तटीय महिला योद्धाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें भुला दिया गया। हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, जो अब्बक्का से 300 साल बाद लड़ी, लेकिन हम अब्बक्का को भूल गए। लेकिन उल्लाल के लोगों ने, तुलुनाडु के मछुआरों और किसानों ने अपनी रानी को कभी नहीं भुलाया। आज भी तुलुनाडु के लोक नाट्य यक्षगान में रानी अब्बक्का की कहानी बार बार सुनाई जाती है। और इससे भी बढ़कर भूत कोला के दैवीय अनुष्ठान में जब कलाकार पर देवी देवता की सवारी आती है, तो वह अब्बक्का महादेवी के महान कार्यों का बखान करता है। इन लोक कथाओं में अब्बक्का सांवली, सुंदर और हमेशा आम लोगों की तरह साधारण कपड़ों में दिखने वाली रानी है। एक ऐसी रानी जो अपनी प्रजा की परवाह करती थी और न्याय के लिए देर रात तक काम करती थी। लोक कथाएं कहती हैं कि वे आखिरी झात इंसान थीं जिन्होंने युद्ध में अग्निबाण का इस्तेमाल किया। 400 साल तक रानी अब्बक्का सिर्फ लोक कथाओं में जिंदा रहीं। लेकिन अब आजाद भारत अपनी इस भूली हुई नायिका को पहचान रहा है और उन्हें उनका सही सम्मान दे रहा है। वहीं 15 जनवरी 2003 को भारत सरकार के डाक विभाग ने रानी अब्बक्का छोटा के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट और कवर जारी किया। 20 जनवरी 2012 को भारतीय तटरक्षक बल ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए गए एक नए स्वदेशी इनशोर पेट्रोल वेसल को कमीशन किया। उस जहाज को नाम दिया गया ICGS रानी अब्बक्का। यह 50 मीटर लंबा जहाज, जो 34 समुद्री मील की तेज रफ्तार से चल सकता है और 30 mm की नौसैनिक तोप से लैस है, आज भी चेन्नई से भारत के पूर्वी तट की रक्षा कर रहा है। यह उस रानी को श्रद्धांजलि है जिसने भारत की पहली नौसैनिक रक्षा की नींव रखी थी। उल्लाल में उनकी याद में वीर रानी अब्बक्का उत्सव हर साल मनाया जाता है। इस दिन अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को वीर रानी अब्बक्का प्रशस्ति पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार ने रानी अब्बक्का को सम्मानित करते हुए 2023 में एक और डाक टिकट जारी किया। उल्लाल और बेंगलोर में उनकी कांस्य प्रतिमाएं आज भी खड़ी हैं, जो हमें उस वीरांगना की याद दिलाती हैं जिसने अपनी आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। रानी अब्बक्का छोटा, एक जैन, एक हिंदू संरक्षक, मुसलमानों की रक्षक, वह एक रानी थी जिन्हें उनकी अनूठी मातृवंशीय संस्कृति ने शक्ति दी और एक ऐसे पति के विश्वासघात ने हराया जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दी। वे लड़ीं, वे जीतीं और अंत में उन्होंने कैद में चुपचाप मरने की बजाय एक योद्धा की तरह मौत को गले लगाया। इतिहास की किताबें शायद उन्हें भूल गईं, लेकिन आज भी जब तुलुनाडु के मछुआरे समुद्र में तूफान देखते हैं तो वे कहते हैं, यह अभय रानी की अजेय आत्मा की ललकार है। उम्मीद है दोस्तों, आपको रानी अब्बक्का छोटा की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर आप उल्लाल या उसके आसपास के क्षेत्रों से हैं और उनके बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं, तो जरूर कमेंट में लिखें ताकि और लोग भी इस अद्भुत वीरांगना के बारे में जान सकें। मैंने इंटरनेट पर उपलब्ध सभी विश्वसनीय स्रोतों से रिसर्च करके यह कहानी आप तक पहुंचाई है, लेकिन अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगली वीडियो आप किन महान महिलाओं या योद्धाओं के बारे में सुनना चाहते हैं, यह भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे ही एक और क्रांतिकारी महिला फूलन देवी की सच्ची कहानी जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बाद बदले की आग में एक नई दास्तां लिखी, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।
अभी मैं अपना रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। वीरांगना रानी अब्बक्का की स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है। मैं वीरांगना रानी अब्बक्का को सैल्यूट करता हूं। वीरांगना रानी अब्बक्का के बारे में हमारे स्कूल की हिस्ट्री की किताबों में इन डिटेल पढ़ाया जाना चाहिए और हमारे देश के जितने भी महान वॉरियर्स हैं उन सब के बारे में भी इन डिटेल हमारे स्कूल की हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, सोनी लिव, जी5, जियो हॉटस्टार, इन सब में एक नया शो स्टार्ट होना चाहिए। शो का नाम होना चाहिए स्टोरीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंडियन वॉरियर्स। इस शो में हर दिन एक महान इंडियन वॉरियर की स्टोरी एज अ एपिसोड अपलोड होनी चाहिए। जब हमारे देश के युवा और हमारे देश के बाकी लोग हमारे देश के महान वॉरियर्स के बारे में पढ़ेंगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में स्टोरीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंडियन वॉरियर्स के एपिसोड देखेंगे, तब उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी अलग अलग फील्ड्स में हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं और उनमें देशभक्ति बढ़ेगी और उन्हें पता चलेगा हमारे देश के रियल हीरोज कौन है और उन्हें पता चलेगा कि हमारे देश को कितने सैक्रिफाइसेस के बाद आजादी मिली है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वीरांगना रानी अब्बक्का के लाइफ से हमें क्या लाइफ लेसन मिलते हैं। हमें जो सबसे पहला लाइफ लेसन मिलता है वो ये है कि अगर हमारे अंदर जिद, जुनून, विल पावर, करेज और डिटर्मिनेशन होगी तो हम अपना कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। दूसरा लाइफ लेसन जो हमें मिलता है वो ये है कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। जब हम प्रॉपर प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बनाएंगे तब हम अपना गोल डेफिनेटली अचीव करेंगे। थर्ड लाइफ लेसन जो हमें मिलता है वो ये है कि जब हम अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे तो सेटबैक्स तो आएंगे ही। हमें सेटबैक से घबराना नहीं है, हमें सेटबैक से बाउंस बैक करना है। हम सेटबैक से बाउंस बैक कैसे करेंगे? हम सेटबैक से बाउंस बैक करेंगे अपने विल पावर, करेज, डिटर्मिनेशन, जिद और जुनून से, और हम सेटबैक से बाउंस बैक करेंगे बाय मेकिंग प्रॉपर प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज। जब हम सेटबैक से बाउंस बैक करेंगे तब हम अपना गोल डेफिनेटली अचीव करेंगे। मैंने इस वीडियो की ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां जाना, आप सबसे पहले ये वीडियो देखना और आप ये वीडियो देख के इस वीडियो के व्यूज भी बढ़ाना और आप राज और सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो लाइक और शेयर कर देना। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सो दैट वीरांगना रानी अब्बक्का की स्टोरी पूरी दुनिया को पता चले। अभी मैं अपना वीडियो एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।